गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेट मंत्रा। आज मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक ऐसे खास टॉपिक के साथ जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कल हमने अपना नया टॉपिक समावेशी शिक्षा प्रारंभ किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें हर प्रकार के बालक को शिक्षा दी जाती है, उनको समान मानकर, बिना भेदभाव के। अब हर प्रकार के बालक कैसे? एक तो सामान्य बालक और विशिष्ट बालक। तो आज हम इसी विशिष्ट बालकों का अध्ययन करने जा रहे हैं कि विशिष्ट बालकों में कौन कौन से प्रकार के बालक होते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का है विशिष्ट बालक, स्पेशल चाइल्ड। तो उसमें आज हम अध्ययन करेंगे कि जो शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहले हम उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसके बाद हम उनको डिटेल में देखेंगे, कारण जानेंगे, उनके लक्षण जानेंगे और उनके उपाय जानेंगे। तो पहला है आपका दृष्टिबाधित बालक। दृष्टिबाधित बालक कौन से होते हैं, उनमें क्या क्या दोष होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो पहला आपका है दृष्टिबाधित बालक, दूसरा है श्रवण बाधित बालक, अगला है वाणी दोष युक्त बालक और नेक्स्ट अस्थि विकलांग। तो ये चार प्रकार के जो बालक हैं ये आपके शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों में आते हैं कि जो शारीरिक रूप से इनमें अलग, जो सामान्य बालकों से अलग चीज़ें पाई जाती हैं शारीरिक रूप से, मतलब शरीर के शारीरिक बनावट जो इनकी अलग होती है, शारीरिक रूप से ये दिव्यांग बालक होते हैं। तो उनको हम कौन कौन से हैं? दृष्टिबाधित बालक हैं, श्रवण बाधित बालक, वाणी दोष युक्त बालक और अस्थि विकलांग। अब हमारा पहला है दृष्टिबाधित बालक। दृष्टिबाधित बालक जो होते हैं वो कौन से होते हैं? देखिए, दृष्टिबाधित बालक वो बालक होते हैं जिनको देखने में परेशानी होती है। दृष्टि मतलब देखना, ठीक। दृष्टिबाधित बालक वह बालक होते हैं जिनको देखने में कठिनाई होती है। तो किस प्रकार से कठिनाई होती है? जो दृष्टिबाधित बालक है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो पूर्णतः दृष्टिबाधित होते हैं और दूसरे आंशिक रूप से। अब पूर्णतः दृष्टिबाधित बालक वो होते हैं कि जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। पूर्णतः दृष्टिबाधित में आपके आएंगे जिनको दिखाई नहीं पड़ता है। पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है। और आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बालक में आएंगे जिनको देखने में कठिनाई होती है। कहने का मतलब ये है, देखिए, दृष्टिबाधित बालक हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो पूर्णतः दृष्टिबाधित है और दूसरे आंशिक रूप से दृष्टिबाधित हैं। तो पूर्णतः दृष्टिबाधित में वो बालक आएंगे कि जिनको दिखाई ही नहीं देता है, कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से उनको दिखाई नहीं देता है। और दूसरा आंशिक दृष्टिबाधित में बालक में आएंगे कि देखने में कठिनाई, कि कहने का मतलब यह है उन्हें दिखाई तो देता है लेकिन देखने में कठिनाई होती है। उन्हें देखने में कुछ ऐसी समस्या उत्पन्न होती है कि जिस प्रकार से उनको सही दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब देखिए हम समावेशी शिक्षा में कौन से बालकों का समावेशन करेंगे। तो समावेशी शिक्षा में हम आंशिक दृष्टिबाधित बालकों का समावेशन करेंगे, ना कि पूर्णता। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो पूर्णतः दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं उनके लिए अलग से शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको शिक्षण प्रदान करने के लिए उनके लिए ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाता है जिनको बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। इसमें क्या होता है? इसमें ऐसे अक्षर होते हैं जो थोड़े उभरे होते हैं, जिनको वो छू कर पहचानते हैं। तो ब्रेल लिपि जो है वो किसने प्रारंभ की थी? लुईस ब्रेल ने। ठीक, ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है। लुईस ब्रेल जो है उन्होंने ब्रेल लिपि का प्रारंभ किया था। तो समावेशी शिक्षा में हम आंशिक दृष्टिबाधित बालकों का समावेशन करते हैं। अब देखिए, अब हम ये देखेंगे कि जो दृष्टिबाधित बालक हैं इनका दृष्टिबाधित होने का कारण क्या है, ये किस कारण से दृष्टिबाधित हो जाते हैं। तो पहला है जन्म के पूर्व, ठीक, जन्म से पूर्व के कारण, और दूसरा है जन्म के बाद। जन्म के बाद ऐसा क्या हुआ, जन्म के पूर्व ऐसा क्या हुआ, कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वो दृष्टिबाधित हो गए। तो देखिए, जन्म के पूर्व माँ के गर्भ में जब बालक है तो किसी भी दवा का दुष्प्रभाव पड़ा उसके ऊपर, या फिर कोई भी ऐसी चोट लग गई
कोई चोट लग गई या कोई मानसिक तनाव, जैसे माता को कोई मानसिक तनाव रहा हो उसकी वजह से, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसके बाद जब जन्म के बाद के कारण क्या है, जन्म के बाद का भी यही है कि जब बालक का जन्म हो गया उसके बाद या तो उसके ऊपर किसी दवा का ऐसा इफेक्ट हो जाए, किसी मेडिसिन का ऐसा इफेक्ट हो जाए जिसकी वजह से उसकी आँखों से उसको देखने में कठिनाई होने लगे, या फिर कोई चोट लग जाए, उसे कोई गंभीर बीमारी हो जाए, या फिर उसके ऊपर भी कोई मानसिक तनाव हो जिसका प्रेशर उसकी आंखों पर पड़ रहा। तो इन सारे कारणों से जो है बालक दृष्टिबाधित हो सकता है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे मिस है कि इनके लक्षण, हम इनको पहचानेंगे कैसे कि दृष्टिबाधित बालक हैं। क्या कक्षा में हम कैसे पहचानेंगे कि ये बालक जो है वो दृष्टिबाधित बालक है? तो पहले तो ये कि हम ये देखेंगे कि जो बालक जिनकी आँखें हमेशा लाल रहती हों, ठीक है, हमेशा लाल रहती हैं, तो वो बालक जो है वो दृष्टिबाधित हो सकते हैं। ठीक है, कंफर्म नहीं है कि हाँ वो दृष्टिबाधित बालक हैं, लेकिन दृष्टिबाधित हो सकते हैं। कंफर्म तब होगा जब चिकित्सक प्रमाण देगा कि ये बालक जो है वो दृष्टिबाधित बालक है। ठीक, तो दृष्टिबाधित बालक जो है उनको हम ऐसे पहचान सकते हैं कि हम संभव है कि ये दृष्टिबाधित हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि हाँ ये दृष्टिबाधित बालक हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर लगातार उनकी आंखों से पानी बह रहा है, तब भी ऐसा हो सकता है कि वो बालक जो है वो दृष्टिबाधित बालक है। उनमें वर्णांधता पाई जाए कि अगर हम अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंग के मार्कर से या चौक से बोर्ड पर लिख रहे हैं, तब उनको लाल रंग और हरा रंग पहचानने में दिक्कत हो रही है, तो तब भी यह जो है दृष्टिबाधित बालक हो सकते हैं, दृष्टिबाधिता हो सकती है। तो ये देखिए संभव है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि हाँ ऐसा है ही। कंफर्म तब होगा कि जब चिकित्सक उसको प्रमाण देगा। अब उसके बाद देखिए कि इसके उपाय क्या क्या हैं। इसके उपाय ये हैं कि हम बालक को चश्मा दे सकते हैं, प्रयोग करने के लिए चश्मा दे सकते हैं। और सबसे पहली बात तो ये कि उसको कक्षा में सबसे पहली पंक्ति में बिठाना होगा। सबसे पहली पंक्ति में अगर हम बिठाएंगे तो उसे जो है बोर्ड का अच्छे से दिखेगा, विजिबल दिखेगा। और क्या कि हम बड़े शब्दों, फॉन्ट साइज जो है वो सामान्य से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे जिससे उनको देखने में कठिनाई ना हो। और अगला कि आवर्धक लेंस का प्रयोग कर सकते हैं, आवर्धक लेंसों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला सीसीटीवी का प्रयोग करने से इनको देखने में सहायता मिलती है। ठीक है, ये सारे हो गए कि उपाय। अब देखिए सावधानियां हमें क्या रखनी है। हमें सावधानियां ये रखनी है कि जब कक्षा में हमें किसी को पता नहीं चलने देना है, कि ये जो बालक है ये दृष्टिबाधित बालक है। क्यों नहीं ऐसा होना है, पता इसलिए नहीं चलने देना है जिससे कि जो अगर दूसरे बच्चों को पता चलेगा तो वो बालक उनसे बोलेंगे ना कि ये दृष्टिबाधित बालक हैं, तब क्या होगा, उनके अंदर आत्महीनता का भाव आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी होगी। तो ये था आपका दृष्टिबाधित बालकों के बारे में हमने देखा। अब दूसरा क्या है, श्रवणबाधित बालक जो है उनका क्लासिफिकेशन देखिए। श्रवणबाधित बालक देखिए पहले तो ये होते हैं कि जिनको सुनने में कठिनाई होती है। ठीक, सुनने में कठिनाई होती है। फिर ये भी दो प्रकार के हैं। ये कौन कौन से प्रकार के हैं कि जन्म के पूर्व और जन्म के बाद। तो इसमें भी यही है कि हाँ जन्म से पूर्व अगर माँ के गर्भ में जब बालक है तब किसी दवा का इफेक्ट हो जाए, कोई चोट लग जाए, कोई रोग हो जाए। ऐसे ही जन्म के बाद देख लीजिए, जन्म के बाद भी किसी भी प्रकार की दवाई का प्रभाव पड़ जाए, कोई रोग हो जाए, कोई चोट लग जाए। तो इसमें भी समावेशी शिक्षा में समावेशन कौन से बालकों का किया जाता है, तो आंशिक रूप से श्रवणबाधित बालकों का प्रयोग किया जाता है, उनका समावेशन किया जाता है। फिर देखिए श्रवणबाधित जो बालक हैं वो 4 प्रकार के हैं। पहला है कम श्रवणबाधिता वाले, दूसरा मंद श्रवणबाधिता वाले, और तीसरा है गंभीर श्रवणबाधिता, नेक्स्ट है अति गंभीर श्रवणबाधिता। तो देखिए सामान्य जो बालक होता है, सामान्य बालक की जो सुनने की क्षमता होती है वो 0 से लेकर 27 डेसिबल तक होती है। ठीक है, 0 से लेकर 27 डेसिबल होती है। मतलब 27 डेसिबल से नीचे की जो बच्चा आवाज़ सुन सकता है आसानी से,
तो वो सामान्य बालक है। फिर देखिए कम श्रवण बाधिता वाला जो बालक है वो 27 डेसिबल से 40 डेसिबल तक की सुन सकता है। तो इसमें क्या है, ये कम श्रवण बाधिता वाले क्यों बोले जा रहे हैं, क्योंकि इनको सुनने में कोई कठिनाई नहीं होती है, लेकिन जो बातें हम कान में बोलते हैं, कान में जो हम खुसफुस करते हैं ना, वो चीज़ इन्हें सुनने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए इन्हें कम श्रवण बाधिता वाले बोला गया है। अगला मंद श्रवण बाधिता। मंद श्रवण बाधिता जो है वो 40 से 55 डेसिबल तक की आवाज़ सुनते हैं। तो इनमें क्या है, ये सामान्य बोलचाल को अच्छे से नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, सामान्य इनके लिए थोड़ा तेज बोलना पड़ता है, थोड़ा लाउड बोलना पड़ता है, तब ये हमारी बात को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। अगला है गंभीर श्रवण बाधिता। गंभीर श्रवण बाधिता में ये है कि जो बालक होता है वो 55 डेसिबल से 70 डेसिबल तक की आवाज़ सुन सकता है, और उनके लिए वो सामान्य बातें नहीं सुन सकते हैं, अगर हम तेज बोल रहे हैं वो भी नहीं सुन पाएंगे। इनके लिए कुछ विशेष प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, तो उन उपकरणों की सहायता से वो सुन पाते हैं। अगला है अति गंभीर श्रवण बाधिता। अति गंभीर श्रवण बाधिता जो है वो 70 से 90 डेसिबल की आवाज़ को सुन सकते हैं। इसमें क्या है, ये बालक जो है, ये बालक सामान्य उपकरणों से, जिन उपकरणों का हम प्रयोग कर रहे हैं ना, विशिष्ट उपकरणों का, उन उपकरणों की सहायता से भी नहीं सुन पाते हैं। तो ये आपके होते हैं अति गंभीर श्रवण बाधिता। तो इन 4 प्रकार के बालकों को का समावेशन जो है वो समावेशी शिक्षा में किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इनके कारण क्या होते हैं। कारण हमने देख लिया कि जन्म के पूर्व के, जन्म के बाद के। अब हम सावधानियां, इनको भी सावधानियां यही बरतनी हमें कि कक्षा में सबसे आगे बिठाएंगे अगली पंक्ति में, जिससे कि हमारी आवाज़ को वो अच्छे से सुन पाएँ, और क्लास में हमें किसी को भी पता नहीं चलने देना है कि ये बालक जो है वो श्रवण बाधित है, कि उसको सुनने में परेशानी है। इससे कि उनके अंदर आत्महीनता की भावना आएगी। जो बच्चे हैं वो उसको श्रवण बाधित समझेंगे, वो समझेंगे कि ये जो बालक है ये हमसे अलग है, तो इसीलिए उसे हमें सामान्य बालक की तरह ही ट्रीट करना है। अब इसके लिए उपाय क्या क्या हैं। उपाय ये है कि हम क्लास में ऐसी ध्वनि यंत्रक चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आवाज़ तेज, छोटा लाउड स्पीकर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि उनको सुनने में परेशानी ना हो। उनको आगे बिठाएंगे, ये हम सावधानी में देखेंगे। तो यही एक उपयोग है इसके लिए कि हम थोड़ा लाउड बोलें, उनको आगे बिठाएं और लाउड स्पीकर का प्रयोग करें। ये आपके हो गए श्रवण बाधित बालक। अगला है बाड़ी दोष। देखिए बाड़ी दोष जो है वो 3 प्रकार का होता है। हकलाना हो गया, तुतलाना हो गया, अस्पष्ट उच्चारण हो गया। ये जो परेशानी है ना, ये जेनेटिक हो सकती है। जेनेटिक होती है कि माता पिता से या पूर्वजों से या दादा दादी से अगर उनको मिली है, तो उनमें बाड़ी दोष, वो अच्छे से बोल नहीं पाते, या तो हकलाएंगे। सामान्यतः जो हकलाना होता है वो 3 से 4 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक, 3 से 4 वर्ष तक की आयु तक तो सामान्य बालक भी हकलाता है, लेकिन इसके बाद भी अगर वो हकला रहा है, उसके अंदर हकलाने की समस्या है, तो ये आपका बाड़ी दोष हो जाएगा। तो बच्चा जो है वो अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, तो आपका हकलाना हो गया, तुतलाना हो गया, अस्पष्ट उच्चारण। अस्पष्ट उच्चारण, ये जो चीज़ें हैं वो किन कारणों से होती हैं कि जो तालु है उसका विकास सही से ना हो पाए, होंठ कटे फटे हो, या फिर जो जीवा है आपकी वो बहुत मोटी है, तो बोलने में परेशानी होती है, तो वो हमारा बाड़ी दोष होता है। बाड़ी दोष वाले बच्चों के लिए कोई उपाय नहीं है। बाड़ी दोष वाले बच्चों के लिए सिर्फ एक उपाय है कि इनके लिए एक विशेष प्रयोगशाला में एक यंत्र आता है, लिंगुआ फोन। ठीक, लिंगुआ फोन नाम का एक यंत्र आता है, तो लिंगुआ फोन का प्रयोग करके इन्हें हम बस अभ्यास करा सकते हैं। भाषा प्रयोग का अभ्यास कराएं, तो इससे इनके उच्चारण जो है वो स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम अभ्यास कराएंगे तो इनको जो बाड़ी दोष है, बाड़ी दोष ठीक हो जाएगा। इनको जो बोलने की क्षमता है, अब देखिए हम पहचानेंगे कैसे। मेन बात तो यह है कि पहचानेंगे कैसे। पहचानेंगे ऐसे कि इनके पास जो है वो शब्द भंडार की कमी होती है, शब्द भंडारों की कमी होती है। देखिए शब्द भंडार, संप्रेषण में हमने पढ़ा था ना कि शब्द भंडार की कमी क्यों होगी। जब संप्रेषण नहीं होगा तो शब्द भंडार की कमी होगी, तो जब ये बोल ही नहीं पाएंगे तो संप्रेषण भी नहीं कर पाएंगे, तो इसी वजह से उनके अंदर शब्द भंडार की कमी होगी। तो जिससे कि हम पहचान जाएंगे कि ये बच्चा जो है इसके अंदर बाड़ी दोष है।
तो बाड़ी दोष का उपाय यही है कि लिंगवा फोन की सहायता से उनको भाषा प्रयोग का अभ्यास कराते रहें। आज हमने चर्चा करी विशिष्ट बालकों की। विशिष्ट बालकों में हमने शारीरिक रूप से बालक देखे। चौथा है हमारा है अस्थि विकलांग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अस्थि विकलांग। अस्थि विकलांग में कुछ ऐसा खास नहीं है। तो अस्थि विकलांग बालक जो हैं वो कैसे होते हैं? सामान्यतः अपने शरीर के अंगों का प्रयोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जैसे शरीर का अंग जो जिस काम के लिए है वो उससे उतना काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा किस वजह से हो गया है? ऐसा किसी वजह से, उनको चोट लगने की वजह से, रोग की वजह से, कोई दुर्घटना की वजह से उनमें ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अस्थि विकलांग का मतलब ये, जैसे हमारा हाथ है, हमारे हाथ का प्रयोग किस लिए होता है? वेट उठाने के लिए, भार उठाने के लिए। अगर हम उस हाथ से वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपका अस्थि विकलांग के अंदर आएगा। ठीक है, अगर हम पैर है, पैरों का काम है चलना, अगर चल नहीं पा रहे हैं अच्छे से तो वो आपका अस्थि विकलांग कहलाएगा। मतलब अस्थि विकलांग का मतलब क्या है कि हड्डियों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होना। तो अस्थि विकलांग का ज़्यादा कुछ ऐसा पोर्शन नहीं है यहाँ पे मेन चीज़ें आपको क्वेश्चन देखने को यही मिलता है। आपसे ये पूछ लेगा कि दृष्टिबाधित बालकों के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे उसके जनक पूछ लिए जाए तो वो है लुईस ब्रेल। ये दो क्वेश्चन आपके हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जो बाड़ी दोष के बच्चों के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बाड़ी दोष के बच्चों के लिए लिंगवा फोन का यूज़ किया जाता है सामान्यतः। फिर उसके बाद आपके ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि सामान्य जो बालक होता है वो कितनी डेसिबल की ध्वनि सुन सकता है? तो 0 से 27 डेसिबल। तो यही जो थोड़े थोड़े पोर्शन है इनसे आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। बाकी ये टॉपिक जो था ये आपके लिए आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जिससे कि आप शिक्षक बनेंगे। अगर आपका सामने ऐसे बच्चों से हो रहा है तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, इन सावधानियों को ध्यान रखें, इन उपायों को ध्यान रखें। तो आज हमारा विशिष्ट बालकों का पोर्शन कंप्लीट हुआ, जिसमें भी कि हमने शारीरिक रूप से देखे। अब हम आगे देखेंगे कि बौद्धिक क्षमता पे विभिन्नताएं किस प्रकार से होती है। मंद बुद्धि बालक कौन से होते हैं, किनका IQ लेवल कितना होता है, सामान्य का कितना होता है, प्रतिभाशाली का कितना होता है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको अगली वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए ग्रेट मंत्रा के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।